सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक मैथ में हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, ज्योमेट्री के बारे में सीखा था। दोस्तों, ज्योमेट्री कंप्लीट करके आज जो हम बेसिक मैथ में चालू करने वाले हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, यह मेंसुरेशन होने वाला है, अर्थात जिसे आप क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्री का अगर कोई पार्ट आपसे मिस हो गया है, जिसको आपने नहीं देखा है या पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो इसी चैनल पे यानी मैथमेटिक्स 2.0 पे ही बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। हालांकि वीडियो का प्लेलिस्ट यानी बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट, साथ ही साथ जो पिछले वीडियो में यानी पिछले वीडियो के कहने का मतलब जो हमने सर्किल में पढ़ा था, क्योंकि ज्योमेट्री में हमने पिछले वीडियो में सर्किल के बारे में विश्लेषण किया था, उसका भी मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन के बारे में, यानी जिसको आप क्षेत्रमिति कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेंसुरेशन क्या होता है, किसके अंतर्गत हमें इसको पढ़ना होता है, क्या क्या चीज इसमें सीखना होता है। इन तमाम चीजों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति अर्थात क्षेत्र का मापन, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही लग रहा है। लेकिन हम सबसे पहले कुछ इसकी जो बेसिक जो बात है, हम बेसिक बात के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिक चीज को जानना जरूरी है। तो हम बेसिक चीजों पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है। दरअसल जो हमारा जो क्षेत्रमिति है, यह मैथमेटिकल पार्ट ही है। यानी मेंसुरेशन इज द पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यह गणित का ही एक हिस्सा है। और साथ ही साथ बाबू, इट डील्स विथ अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल फिगर। और इसका जो भी अध्ययन, इसके बारे में जो चीज भी या इसके अंदर जिस चीज का हम मापन करते हैं, जिस चीज को मापते हैं, जिस चीज को दर्शाते हैं, कहने का मतलब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज जो मौजूद है, जो इसके अंदर जो गुण मौजूद है, यह तमाम गुण जो है या मापन, ये सब के सब डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर, यानी ज्यामितीय आकृति के ऊपर। दोस्तों, ज्यामिति के बारे में मैंने तो आपको पढ़ा रखा है, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास प्लेन फिगर क्या होता है, सॉलिड फिगर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज में और हर एक चीज को बहुत बारीकी से मैंने आपको बताया है। हालांकि थोड़ा सा एक चीज का हम रिवीजन करेंगे और जानेंगे। तो मेंसुरेशन क्या हुआ? मेंसुरेशन जो एक गणित का ही अंग है, गणित का ही हिस्सा है, जो ज्यामितीय, जो हमारे ज्यामितीय जो आकृतियां जो होती हैं, यानी जो ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स होते हैं ना, उस फिगर के, उस सतह के यह लंबाई, चौड़ाई, उसके क्षेत्रफल और साथ ही साथ उसके आयतन के बारे में बताता है, हमें सिखाता है। परिभाषा से दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेंसुरेशन द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विथ द लेंथ ऑफ लाइंस। द लेंथ ऑफ लाइंस कहने का मतलब रेखा की लंबाई, यानी जितनी सारी रेखाएं होंगी उनकी लंबाई, उसमें आपको लेंथ ब्रेथ सब आएगा। एरिया ऑफ सरफेसेस यानी उस सतह का क्षेत्रफल, साथ ही साथ वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स यानी उन ठोस आकृतियों का, यानी 3D का आयतन। इन तमाम चीजों के बारे में अध्ययन जो हम करते हैं, जो सीखते हैं, यह सब के सब मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब हम मेंसुरेशन में जानते हैं। थोड़ा सा आवाज में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, पूजा हो रहा है ना, एक घर के बगल में ही पूजा हो रहा है, तो दिख रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना थोड़ा सा आवाज, तो थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन अब यहीं पे तो ये सवाल जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें ज्योमेट्री का नाम क्यों आया, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से ज्योमेट्री से संबंध रखता है। और यह ज्योमेट्री का, इसको आप बेटा कह सकते हैं, यह ज्योमेट्री का एक अंग है, यह ज्योमेट्री से ही निकला है। और यह ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में ही, उसके क्षेत्र, उसके लंबाई, उसके आयतन के बारे में ही बताता है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप मेंसुरेशन का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें मेंसुरेशन में क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज सीखना है, और किन आकृतियों के बारे में पढ़ना है, और मेंसुरेशन किन आकृतियों के बारे में हमें सिखाता है।
वह आकृतियां हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, यानी ज्यामितीय आकृति होती हैं, रेखा गणित की आकृतियां होती हैं। दोस्तों आइए जो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक होने वाला है, हम रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करेंगे। हम सोचे कि ट्रायंगल से आप लोग को चर्चा करें, लेकिन मैंने ट्रायंगल को पढ़ा रखा है। मैंने ट्रायंगल के एरिया, पेरीमीटर, तमाम चीजों के बारे में हमने बता रखा है। वो चाहे समकोण त्रिभुज का हो यानी राइट एंगल का हो, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज का हो, आइसोसेल्स समद्विबाहु का हो, या स्केलर यानी विषमबाहु का हो, जिसमें हमने हीरोन्स फार्मूला के बारे में भी आपको बताया था। हालांकि क्लास 9th के लिए वो विशेष कर था, फिर भी आप उसे देख के सीख सकते हैं। हालांकि उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, लेकिन मैं सोचा हूं कि पहले मैं रेक्टेंगल के बारे में आपको बता दूं, इसके बाद चर्चा किया जाएगा लास्ट के समय में। तो दोस्तों आज का जो होम मेंसुरेशन में सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करेंगे, यानी इस क्षेत्रमिति में रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल जिसका हिंदी नाम होता है आयत, रेक्टेंगल यानी आयत। सबसे पहले एक हम अपना फिगर तैयार करते हैं। हमने एक फिगर तैयार किया, इसका नामकरण कर लेते हैं ABCD। ठीक है दोस्तों, अब ज्योमेट्री के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल इज ए प्लेन फिगर, प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि यह एक ज्यामितीय आकृति है, एक प्लेन आकृति है। ज्यामितीय प्लेन यानी समतल आकृति है। प्लेन की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, आप मेंसुरेशन को चाहे तो दो टर्मिनल में भी बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका प्लेन टर्मिनल और एक आपका दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा सॉलिड। प्लेन में जिसमें लेंथ और ब्रीथ के बारे में बात होगी, और सॉलिड में जिसके अंदर थिकनेस भी आ जाएगा, उसके अंदर मोटाई भी आ जाएगी, यानी यह 3D में हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं 3D में, यानी 3 डायमेंशंस में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया, यह रेक्टेंगल क्या है हमारा, यह एक समतल ज्यामितीय आकृति है। मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है, जिसके जो अपोजिट जो साइड जो होते हैं, आमने सामने की जो भुजा होती है ना, वो पैरेलल और समान होती है, यानी इक्वल होती हैं। यानी BC पैरेलल टू द AD एंड BC ऑल्सो इक्वल टू द AD। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। हालांकि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम मोटा मोटी आपको बता दिए, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। एक हम यहां से इसका डायगोनल ले लेते हैं, यानी इसकी विकर्ण ले लेते हैं AC। हमने इसका एक विकर्ण ले लिया AC। ठीक है, हमारे पास एक ABCD रेक्टेंगल है, एक आयत है, जिसमें AC हमारा क्या है, डायगोनल है, यानी विकर्ण है। सबसे पहले अगर हम इसके एरिया की बात करें, तो जो इसका सरफेस है, यानी ABCD, ये जो चार जो आपको लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह यानी 4 लाइन सेगमेंट से ये चारों तरफ से बाउंडेड है, यानी यह बाउंडेड फिगर है, यानी बंद आकृति जो है, यानी क्लोज फिगर, घिरे हुए जो क्षेत्र है। तो इसके अंदर का जितना ये जो सरफेस है, जितना ये सतह आप लोग को दिखाई दे रहा है, तमाम सतह के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, यानी इस बाउंड्री के अंदर की सतह को, इस सतह के क्षेत्रफल के बारे में हम जानेंगे, यानी एरिया ऑफ सरफेस। साथ ही साथ हम लेंथ के बारे में भी जानेंगे, लेंथ के मापन के बारे में जानेंगे, और इसके परिमाप यानी पेरीमीटर के बारे में भी जानेंगे। हालांकि हमने पेरीमीटर को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जान लिया है, सीख लिया है। बस तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आयत की क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जैसे कि दोस्तों जो बड़ी जो भुजा होती है ना, बड़ी जो भुजा होती है उसको हम लेंथ मानते हैं, यानी L मानते हैं। तो जब AD L है तो BC भी तो L ही होगा ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान होती है, इक्वल होती है। और जो छोटी वाली जो भुजा होती है ना, उसको वृत्त माना जाता है, यानी उसकी चौड़ाई माना जाता है। यानी अगर CD चौड़ाई है तो AB भी क्या होगा, चौड़ाई ही होगा ना इसका। ठीक है, इस स्थिति में एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा होता है, वह बड़ी और छोटी भुजाओं का गुणनफल होता है, इन उनका प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब यह L गुणे B होता है। कहने का मतलब यह है
कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि आयत का अगर हमें इस क्षेत्र का यानी ABCD, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो इस सरफेसेस का अगर हमें एरिया निकालना है यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम L इंटू B से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी लंबाई गुने चौड़ाई से हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आगे थोड़ा सा हम बढ़ना चाहेंगे तो इसके पेरीमीटर के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी परिमाप के बारे में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप। तो परिमाप जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक छोर से आप चलना शुरू कीजिए और फिर उसी छोर पे आप लौट आइए। चलना शुरू कीजिए, चारों तरफ से घूम के फिर उसी छोर पे आ जाइए। उस दौरान जो आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है, जो टोटल जो दूरी आपने चला है, वही दूरी आपका क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है, यानी परिमाप हो जाता है। यानी सम ऑफ ऑल फोर साइड्स, यानी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी किसी आयत के चारों भुजाओं का योग उसका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है, यानी पेरीमीटर हो जाता है। यानी चारों भुजा की बात की जाए तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यही है ना बाबू, यही इसका परिमाप होता है। अब जरा देखिए, ऐसे याद करना या ऐसे सीखना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम करना सीखेंगे। ABBC, ABBC, एगो B है, एगो L है, फिर एगो B होगा, फिर एगो L होगा, यानी 2 B है, 2 L है, यानी 2 गो चौड़ाई है, 2 गो लंबाई है। तो दो तो हम आराम से इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, यानी अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, यानी 2 कॉमन ले लें। एक सेकेंड, कुछ हुआ है क्या, थोड़ा सा, चलिए, ये पता नहीं कहां से क्या गिरा है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक स्प्रिंग है। चलिए छोड़िए, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा L प्लस बी, L प्लस बी, ठीक है ना। यानी हमारे पास आयत का परिमाप हो जाता है 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 गुने ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को अगर हम जोड़ दें, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें, यानी BC को और CD को जोड़ दें दोनों को, और इसमें अगर 2 से गुना करवा दें तो हमारे पास इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी परिमाप निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप इसको और दूसरे मेथड से भी सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाबू, ये मान लीजिए कि अगर 4 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो ये भी L है तो 4 ही सेंटीमीटर होगा ना, और अगर B ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी B है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। देख रहे हैं ना, तो आप चाहे तो सभी भुजाओं को जोड़ के, जैसे मैंने बताया, और इसमें भी आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके 2 इंटू L प्लस बी का प्रयोग करके आप आसानी से इसका पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं। या आपको दिखाई दे रहा है ना कि 2 3 है और 2 4 है, तो ये जी 3 है 4 7 जोड़ लीजिए, इसमें 2 से गुना करवा दीजिए। कहने का मतलब मैं इसका चर्चा कर रहा हूं, तो आपका इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी परिमाप निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए कुछ इसके आगे वाले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। और हाँ, ये क्या कौन सा फिगर है, प्लेन फिगर है। बिल्कुल आप ज्योमेट्री को रिवाइज कर लीजिए, बेसिक मैथ को मजबूत करते चलिए बाबू, बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको वहां से ज्योमेट्री आपको फिगर के बारे में बताता है, फिगर के प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ाते समय अब मैं लगूंगा फिर से ज्योमेट्रिकल बात करने और उसके बारे में बताने, तो फिर समय खींचेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और फिर जो चीज हम बताना चाहेंगे वो उतना मजा से बता नहीं पाएंगे। तो ज्योमेट्री आप देख लीजिए तो उस फिगर के बारे में आपको पता चल जाएगा। हम मेंसुरेशन में बस उसके क्षेत्रफल, आयतन और उसके भुजा की लंबाई के बारे में ही चर्चा करेंगे, बाकी किसी भी प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाकी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। तो चलिए, हमने अपना जो फिगर तैयार किया था, हम फिगर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यह हमारा था A B
सी और डी। ठीक है, हमने इसमें से AC क्या लिया, डायगोनल ले लिया है। ठीक है, आप BD भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डायगोनल दोनों इसके डायगोनल क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, और इसका एक डायगोनल इसको ना दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ये तमाम चीज को हम पढ़ाए हैं आपको ज्योमेट्री में। तो दोस्तों हमने इसके एरिया के बारे में जान लिया, पेरीमीटर के बारे में जान लिया कि हमने कैसे फाइंड करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास ना इसका डायगोनल बोल देता है बताने के लिए। डायगोनल यानी AC, यानी AC बराबर AC ही नहीं इसमें डायगोनल है, AC ही डायगोनल है, यानी विकर्ण है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं विकर्ण, विकर्ण यानी डायगोनल, GONALDIA डायगोनल। ठीक है ना, यानी विकर्ण। तो AC यानी इसका विकर्ण, यानी आयत का विकर्ण बराबर, आप यहां से जरा देख लीजिए, मैं आपको पहले समझा ही देता हूं। हो गया। अच्छा, आयत का विकर्ण, तो विकर्ण यही ना है, विकर्ण यही ना है। अब आप जरा देखिए, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला अगर हिस्सा अगर हम लें ABCA, माने ABC की अगर बात करें, त्रिभुज ABC की, तो त्रिभुज ABC हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना, उसे हम कर्ण कहते हैं। और वही कर्ण आयत में ना विकर्ण बन जाता है, यानी विकर्ण यानी इसका डायगोनल बन जाता है। वही कर्ण यानी हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण हो गया, हाइपोटेनस जो हो गया, वही कर्ण आयत में विकर्ण कहलाता है, यानी डायगोनल कहलाता है। तो जरा हमें एक बात बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिग्नोमेट्री में भी, हीरोन्स फार्मूला में भी और ज्योमेट्री में भी, तीनों फॉर्मेट में तो मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो हम AC यहां से कैसे निकाल लेंगे, यानी आयत का जो विकर्ण होता है ना, वह लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है, उसका योग उसका वर्ग यानी उसका स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो यह बराबर हो जाता है AB का स्क्वायर, यानी उनके दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर था। एक भुजा AB और दूसरा भुजा BC, और दोनों का वर्ग यानी AB का भी स्क्वायर और BC का भी स्क्वायर का योग यानी उसका सम यानी प्लस, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब यहीं से ये स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पे रूट चढ़ जाता है। तो यही AB हमारे पास किस चीज का काम करता है, B का, चूंकि ये तो B है और BC हमारा L है। तो इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं क्या कि AC बराबर यानी हमारा विकर्ण बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ, सूत्र हुआ त्रिभुज हमारा आयत के विकर्ण का, यानी डायगोनल ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। कभी कभी हमारे पास इसका क्षेत्रफल दे देता है, यानी एरिया दे देता है, और हमसे पूछा जाता है इसके साइड के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भी आपको एरिया देगा ना, तो इसके एक साइड के बारे में वो चर्चा करेगा, या तो आपको वह B दे देगा, L दे देगा, कभी कभी हो सकता है कि विकर्ण भी दे दे। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, हालांकि इसका यूजफुल बहुत कम ही है, प्रयोग बहुत कम है, क्योंकि आपको तो अगर ये चीज पता है, ये चीज पता है, इसका पेरीमीटर और क्षेत्रफल का सूत्र पता है, तो लगभग आप इसको बना लीजिएगा किसी भी एंगल से, क्योंकि उतना माइंडसेट भी हमारा काम करता है, हम उतना सेंस भी लगा लेते हैं कि हम मैनेज कर लेते हैं, बना लेते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए ना, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सब फॉर्मूला का यूज कहाँ है, हम एक ही दो फॉर्मूला से बाकी सारा क्वेश्चन को कर लेते हैं, चाहे किसी भी टाइप का हो, तो सेम वही चीज है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये समझ में आ गया ना होगा कि आयत का विकर्ण जो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। चलिए अब मान लीजिए कि किसी स्थिति में बाबू हमारे पास इसका क्षेत्रफल दे दिया रहे, ठीक है ना, यानी एरिया दे दिया रहे, ये रुके मिटा ही देते हैं। अगर हमें इसका क्षेत्रफल दे दिया रहे यानी इसका एरिया दे दिया रहे, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है। मान लीजिए कि इसका एरिया हमारे पास x दे रखा है, ठीक है बाबू, x स्क्वायर लिख लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, रहने दीजिए, x ही रख लीजिए। मान लीजिए इसका एरिया हमारे पास, क्योंकि जो इसका जब भी हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है,
ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ समझाने के लिए सिर्फ x से लिया हूँ, नहीं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर लेना ज्यादा उचित होता है। चलिए एरिया मान लीजिए कि हमारे पास x दे रखा है और इसका लेंथ दे रखा है। लेंथ हमारे पास इसका क्या है, l है, यानी l बराबर l है। इस स्थिति में बोलेगा कि इस आयत की चौड़ाई कितनी है, यानी आयत की चौड़ाई। तो जब आयत की चौड़ाई यानी क्या हमें निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, बी पूछ रहा है ना, ठीक है ना, यानी ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी यानी बी जो हो जाएगा ब्रीथ, ठीक है ना, यानी इसकी चौड़ाई वह हो जाएगा क्षेत्रफल बाटा, यानी यहां से मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल बाटा लंबाई, क्षेत्रफल बाटा लंबाई, ध्यान रहेगा ना। यानी हमें ब्रीथ अगर निकालना होगा तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग लगा देंगे, यानी एरिया बाटा, इसको लिख सकते हैं एरिया बाटा लेंथ, यानी एरिया में लेंथ से भाग लगा दीजिएगा तो आपको ब्रीथ मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हमें लेंथ निकालना होगा तो उसी एरिया में, यानी एरिया में हम ब्रीथ से भाग लगा देंगे तो हमारे पास एल निकल जाएगा, यानी उसकी लंबाई निकल जाएगी। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। मोटा मोटी जो हमें रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना सीखना था दोस्तों, वह हमने अच्छे से पढ़ लिया, सीख लिया, जान लिया। इसके बहुत सारे और भी टॉपिकल जो चीज होते हैं विकर्ण निकालने के लिए या कुछ मतलब उलझा फुलझा के करने के लिए, तो उलझा फुलझा चीज नहीं सीखना है हमें वह सटीक चीज को जानना है, सीखना है, पढ़ना है, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ले दे के सबके सब इसी चीज से जुड़े रहेंगे, तो हमें ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करना है। हमने जो इसका मोटा मोटी और जो विशेष रूप से और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में पढ़ा, जाना, सीखा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा, हम स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ, अब कभी कहीं आपको ना कंफ्यूजन के लिए बोल देगा कि ए जी इस आयत का सबसे बड़ी भुजा बताइए हमें। तो सबसे इस आयत में जो सबसे बड़ी जो भुजा होगी वह विकर्ण होगा ना, यानी एसी ही होगा ना। तो हमने आपको एसी निकालने के लिए बताया था ना कि अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर वो विकर्ण की चर्चा ना करें तो त्रिभुज ये हमारा जो आयत हो जाएगा, इस आयत में सबसे बड़ी भुजा फिर क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, लेंथ हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास मैं बताया हूं कि एरिया में 20 से भाग लगा दीजिए। एरिया कैसे निकालना, पेरीमीटर कैसे निकालना है, हमने आपको बता सिखा दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हाँ, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।